हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत करा हूं। ये सेशन मॉडल पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर आपके पास पहुंच गया है, ये दूसरा मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर 2 वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान है। पूर्णांक 100 नंबर का है। प्रोजेक्ट का कार्य हाई स्कूल में चलता है, कक्षा 9 से चलता है। आप कक्षा 8 में हैं। आपके इस विषय का पूर्णांक 100 नंबर रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। तो जो नोट देखें भाई, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। सभी खंडों के सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। खंड आ देखें, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्नों में या कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न को आप सबसे पहले अच्छी तरह समझें। प्रश्न में क्या आपसे पूछा जा रहा, जब ये आप समझ जाएंगे तो आप उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। आप उत्तर आसानी से दे ले जाएंगे। तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझें, फिर उसके विकल्पों पर ध्यान दें। बहुविकल्पीय प्रश्नों में या और किसी तरह के प्रश्न हैं तो प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे तभी उसका उत्तर कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का पहला प्रश्न है, अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लिया गया? अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लिया गया? वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा, या मुर्शीद कुली खान पर कुशासन का आरोप लगा, या सिराजुद्दौला पर कुशासन का आरोप लगा, या शुजाउद्दौला पर कुशासन का आरोप लगा? तो प्रश्न नंबर 1, अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लिया गया था? तो उस समय जब ये आरोप लगा तो उस समय नवाब वाजिद अली शाह थे। यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लिया गया था। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। कंपनी के सिक्कों से कब मुगल सम्राट का नाम हटाया गया? कंपनी के सिक्कों से कब मुगल सम्राट का नाम हटाया गया? तो 1835 में हटाया गया, या ऑप्शन बी 1845 में हटाया गया, या ऑप्शन सी 1855 में हटाया गया, या ऑप्शन डी 1865 में हटाया गया। तो कंपनी के सिक्कों से कब मुगल सम्राट का नाम हटाया गया? तो ये हटाया गया था 1835 में। यानी प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 3, ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली कब आए? ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली कब आए? तो 1910 में आए थे ये, या 1911 में आए थे, या 1912 में आए थे, या 1913 में। तो ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली कब आए थे? तो ये दिल्ली आए थे 1911 में। यानी प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया?
तो 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। तो ये 4 विकल्प, 4 प्रश्न है, समझ लीजिए। तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कब चलाया? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कब चलाया? 1913 में चलाया, या 1915 में चलाया, या 1917 में चलाया, या 1918 में चलाया? तो 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन करते हैं किसानों के पक्ष में और कारीगरों के पक्ष में। 1917 में चंपारण जाते हैं, नील की खेती के विरोध में आंदोलन करते हैं। 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। 1913 एक ऑप्शन बचता है, 1913। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कब चलाया? तो ये चलाए थे 1913 में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, भारत में पहली रेल बोरीवली से ठाणे के बीच कब चली? भारत में पहली रेल बोरीवली से ठाणे के बीच कब चली? तो ऑप्शन देखें, 1851 ईस्वी में चली, या 1852 ईस्वी में चली, या 1853 ईस्वी में चली, या 1854 ईस्वी में चली। तो प्रश्न नंबर 6, भारत में पहली रेल बोरीवली से ठाणे के बीच कब चली? तो भारत में पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में बोरीवली से ठाणे के बीच। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 7, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा रोकने का कानून कब बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा रोकने का कानून कब बनाया? तो 1829 ईस्वी में बनाया सती प्रथा रोकने का कानून, या 1856 में, या 1817 में, या 1818 में। तो प्रश्न नंबर 7, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा रोकने का कानून कब बनाया? तो ये कानून बनाया था 1829 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो बाल गंगाधर तिलक हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या लाला लाजपत राय हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले हैं। प्रश्न नंबर 8, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यानी प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो सन 1931 ईस्वी में हुआ, या सन 1930 ईस्वी में हुआ, या सन 1934 ईस्वी में हुआ, या सन 1929 ईस्वी में हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है सन 1930 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो ऑप्शन देखें, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में, या 11 अप्रैल 1952 ईस्वी में, या 11 अप्रैल 1951 ईस्वी में, या 15 दिसंबर 1952 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में लागू की गई,
यानी प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन कौन है? सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन कौन है? रेल है, या हवाई जहाज है, या जलयान है, या बस है? प्रश्न नंबर 11 सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन कौन है? तो सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन हवाई जहाज है। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन हवाई जहाज है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? प्रश्न नंबर 12 स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है, या बिपिन चंद्र पाल का कथन है, या बाल गंगाधर तिलक का कथन है, या लाला लाजपत राय का कथन है? तो प्रश्न नंबर 12 स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या उत्तराखंड में? तो प्रश्न नंबर 13 नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14 जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का है, या महाराष्ट्र का, या मध्य प्रदेश का, या उत्तर प्रदेश का? तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, यानी प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15 रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं, या प्रेयरी कहते हैं, या पंपाज कहते हैं, या काउबॉय कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 15 रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो रूस में स्टेपी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, और अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपाज कहते हैं। अब ऑप्शन डी देखें। काऊ मीन्स गाय, बॉय मीन्स लड़का, यानी गाय को चराने वाला लड़का। तो प्रश्न नंबर 15 रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर को, या 10 दिसंबर को? प्रश्न नंबर 16 विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, या 10 दिसंबर को? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, मुंबई में स्थित है, या दिल्ली में स्थित है? प्रश्न नंबर 17 भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 18 भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन देखते हैं, 1980 में की गई, या 1990 में की गई, या 1985 में की गई, या 1995 में की गई। तो भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई, यानी प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सी नकदी फसल यहाँ पे नहीं है? प्रश्न ऐसा पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू या चावल। तो प्रश्न नंबर 19 देखें, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। गन्ना, कपास नकदी फसल है, जूट, तिलहन नकदी फसल है, तंबाकू नकदी फसल है, पर चावल जीवन निर्वाह फसल है, नकदी फसल नहीं है। यही गलत है, यही नहीं है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, चावल। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न नंबर 20, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड बोलते हैं का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, या शेरशाह सूरी ने? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला खंड देखें, खंडवा में उपखंड का देखें। उपखंड का में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय कार्य में सहयोग करते हैं। कार्य में सहयोग करते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या भरा जाएगा? दूसरा है हवाई हमला बंद हो जाने पर, फिर खाली स्थान रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, रात्र में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए, फिर खाली स्थान है, किया जाता है भाई। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? ये रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। फिर प्रश्न 4, पेट्रोल से लगी आग को फिर रिक्त स्थान यंत्र से बुझाया जाता है। किस यंत्र से? पांचवा प्रश्न, गैस की आग बुझाने के लिए फिर की बोरी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो देखते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। पहले में नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा कार्य में सहयोग करता है। सुरक्षा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सुरक्षा कार्य में सहयोग करते हैं। दूसरा है हवाई हमला बंद हो जाने पर हरे रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। हरे रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। पहले प्रश्न में सुरक्षा, दूसरे प्रश्न में हरे। तीसरा, रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लैक आउट किया जाता है। ब्लैक आउट किया जाता है। ब्लैक आउट
किया जाता है। तो तीसरे में क्या रहे भरा जाएगा, ब्लैक आउट। जैसे पहले में सुरक्षा, दूसरे में हरे, तीसरे में ब्लैक आउट और चौथे में पेट्रोल से लगी आग को यंत्र से बुझाया जाता है। किस यंत्र से? तो इसका प्रश्न नंबर 4 में यंत्र पूछा जा रहा, तो यंत्र का नाम है फोम ट्राइप अग्निशामक फोम ट्राइप अग्निशामक प्रश्न नंबर 4 में भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में फोम ट्राइप अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। प्रश्न 4 में पेट्रोल से लगी आग को फोम ट्राइप अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। 5वें प्रश्न में गैस की आग बुझाने के लिए की बोरी का प्रयोग करते हैं, तो जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं। जूट की बोरी का प्रयोग, गैस की आग बुझाने के लिए जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले उपखंड पे। अगला उपखंड क्या है, निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। नोएडा है, एक तरफ नोएडा, गीडा, सीडा, बीडा, काउबाय है। दूसरी ओर गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, भदोही, जौनपुर, पशुओं को चराने वाला। तो चलिए मिलान करते हैं। नोएडा से किसको मिलाएंगे, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। फिर गीडा से गोरखपुर, सीडा से जौनपुर, बीडा से भदोही और काउबाय यानी पशुओं को चराने वाला। तो नोएडा से गौतम बुद्ध नगर, गीडा से गोरखपुर को, सीडा से जौनपुर को, बीडा से भदोही को और काउबाय से पशुओं को चराने वाला। ये मिलान कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं आगे। खंड बा का उपखंड गा। सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही का चिन्ह, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है भाई। तो प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, गलत, सबसे ज़्यादा है। दूसरा, औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है, बात सही है। तीसरा देखें, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, नहीं समान नहीं है, असमान है। ये देखेंगे, अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो हाँ भाई सही है, अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। फिर 5वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो हाँ भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो ये प्रश्न नंबर 1 गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा और 5वां सही है। चलते हैं उपखंड घ पर। आते लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। तो प्रश्न नंबर 1, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला
आप उत्तर लिखेंगे, प्रश्न रहेगा प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो आप उत्तर लिखेंगे प्लासी का युद्ध क्लायू और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। दूसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप उत्तर लिखना चालू करेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। बैरकपुर लिखना, बैरकपुर से हुई। फिर प्रश्न नंबर 3, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी घटना घटी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी घटना घटी थी? तो आप उत्तर लिखना चालू करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड की घटना घटी थी। प्रश्न नंबर 3, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? तो आप उत्तर लिखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग कांड की घटना घटी थी। आप प्रश्न नंबर 4 देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो उत्तर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इस तरह उत्तर लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर 5, कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखना है। तो कपास उद्योग, जूट उद्योग, गन्ना उद्योग, कहवा उद्योग, इस तरह से आप लिख देंगे। रबड़ उद्योग, कपास उद्योग, जूट उद्योग, कहवा उद्योग, चाय उद्योग। तो इसमें से कोई 4 उद्योगों के नाम आपको लिखना है। आप उपखंड अंगा पर यानी 5वें उपखंड पर चलते हैं। 5वां उपखंड क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या कम से कम 60 शब्दों में कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या कम से कम 60 शब्दों में कीजिए। तो 60 शब्दों में करना है। तो पहला प्रश्न क्या है? होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे सन 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध हो रहा था। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों एवं भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किया। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने पर कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों तथा दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, चुनाव की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चुनाव की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 2, चुनाव की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर लिखना चालू करेंगे। किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में
चुनाव आवश्यक होता है। चुनाव के ही द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जनता द्वारा नियुक्त चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार बनाता है और सरकार देश का शासन चलाती है। यदि लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप पड़ जाएगी। लोकतंत्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव की प्रक्रिया। ये चुनाव एक निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, जो किसी भी पार्टी विशेष या किसी विशेष आदमी के दबाव में काम ना करके ये स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करती है और प्रत्येक दल को चुनाव चिन्ह का आवंटन करती है और प्रत्येक दल उस चुनाव चिन्ह के आधार पर जनता के सामने जाते हैं और अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं और जनता इन राजनीतिक दलों को चुनाव की प्रक्रिया द्वारा सत्ता तक पहुंचाते हैं, अपने प्रतिनिधि को सत्ता तक पहुंचाते हैं और ये ही प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं, देश के विकास में योगदान करते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जात, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए भी समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 18 घंटा पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है और सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है। आप उपखंड चा को देखेंगे। उपखंड चा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब आपको कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कम से कम 120 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तात्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिरकार तंग आकर मध्य वर्ग के लोगों ने, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, तत्कालीन दुर्दशा के लिए आवाज उठाई। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनीतिक अधिकार और सुविधाएं तथा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे कि बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई मद्रास में महाजन सभा। इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात करने लगे। उनकी इस मना स्थिति को A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया और अंत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय डफरिन के विरोध के बावजूद 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को देश के विभिन्न भागों से आए हुए 72 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म बम्बई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुआ, जिसकी पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि वो अपनी अलग संस्था इंडियन एसोसिएशन के कार्यों में व्यस्त थे। तो आखिरी में लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में की, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया। आप अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इसकी व्याख्या, अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय में चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं और इसकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे कि 120 शब्दों में लिखना है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं, जिनको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। हेडिंग डाल देंगे, जल का संरक्षण। तो जल का संरक्षण, जल ही जीवन है, वो प्राकृतिक संसाधनों के लिए हो या मानव जात के लिए हो या किसी भी वन्य प्राणी के लिए हो। जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए
बांध बनाया जाता है। इन बांधों के द्वारा पानी को रोका जाता है। नहरों को पक्का करके सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जाता है। नहरों को पक्का करके तथा टिंकल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम कर दिया जाता है, मतलब जल की खपत को कम कर दिया जाता है। घरों में भी पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जाता है। यहाँ तक कि राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद आदि राज्यों में वर्षा के जल को घर की छत पर रोककर सिंचाई के कामों में प्रयोग करते हैं और ये वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं। तो वर्षा के जल का या जल के संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे वृक्षों का संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे पहले काम वृक्षों का संरक्षण यानी वनों का संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है और साथ में वनों पर आधारित विभिन्न कुटीर उद्योग जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और मानव जीवन के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती है। यानी वनों का मानव जीवन या प्राकृतिक संसाधनों के रूप में अमूल्य महत्व है। अगला हेडिंग डाल देंगे खनिज संरक्षण। तो खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। वर्तमान में इन खनिजों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसके भी जीवन काल में भविष्य में इसका सही तरीके से उपयोग हो सके। यदि हम इनका अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, खनिज संरक्षण का प्रयोग नहीं करेंगे, खनिज संरक्षण नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये अंधकारमय होगा। आने वाली पीढ़ी इससे वंचित होगी और वो अपना विकास नहीं कर सकती है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। फिर है चौथी हेडिंग डाल देंगे मृदा का संरक्षण। तो मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है, मिट्टी कटाव से होती है। ये मिट्टी कटाव हवा द्वारा भी हो सकती है, जल द्वारा भी हो सकती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, ताकि जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए। जिस जमीन पर पशु चारण ज़्यादा होता है, पशुओं की चराई ज़्यादा होती है, वो जमीन अनुपजाऊ हो जाती है। खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इन उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आखिरी में लिखेंगे, जहाँ तक हमारा विचार है, मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ये सोच कर चलना चाहिए कि इन्हीं संसाधनों के द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है।
तो इस प्रकार व्याख्या करेंगे और जैसा हम आपको व्याख्या बता रहे हैं वैसा व्याख्या करने का प्रयास करना और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना। तो चलिए, पहला मॉडल पेपर आपके पास गया है, ये दूसरा मॉडल पेपर जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश थी कि इसी 2 मॉडल पेपर में आपके सारे प्रश्न मिल जाएं। तो पूरा प्रयास किया गया है कि ये दोनों मॉडल पेपर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आप 100% नंबर ले आएंगे। तो चलिए, अब हम फिर किसी सेशन में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।